Good morning, students. So, today we are going to revise the same chapter, chapter number 4, National Movement in India. We are going to revise this chapter, lecture 1, because I think बहुत से कंसेप्ट इसमें हैं जो आपको क्लियर नहीं हुए होंगे. सो आई थॉट कि इसको एक बार और रिवाइज कर लिया जाए आगे बढ़ने से पहले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंडियन नेशनल जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसका रीज़न था, मेन रीज़न था इंडिपेंडेंसी. मींस इस मूवमेंट में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्शंस हुए, बहुत सारे जो नेशनल अपराइजिंग यानी बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीडर्स हुए जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंसी के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए आगे बढ़ के और लीड किया. और उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स, इस एक्ट में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए. मींस बहुत सारे क्रांतिकारी लोग भी हुए और बहुत से ऐसे थे जो पीसफुली चाहते थे कि पीसफुली इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए. तो ये सारे जो मूवमेंट्स हुए, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम. वी विल रीड इन दिस chapter. So let's start with the introduction. During their stay in India, here they means there means the Britishers. तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे उस टाइम की बात हो रही है. ब्रिटिशर्स बिकेम familiar with the political condition of India. The British East India Company took advantage of the political disputes or internal weakness of India, and from 1757 AD, after creeping into Bengal to the uprising of 1857 AD, it established its supremacy over India in its 100 years of rule. तो क्या बोल रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो वो जब तक इंडिया में थे तब तक उन्होंने, उस बीच में उन्होंने जो इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन थी उसको बहुत अच्छे से समझ लिया था. मीन्स दे वर वेरी मच फेमिलियर विद द पॉलिटिकल कंडीशन. हाउ which kind of political condition? Means they understood that the political condition of India is so weak. वो इतना समझ चुके थे कि इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसका इंटरनल जो पार्ट है, अंदर से अगर देखा जाए तो वो बहुत वीक है. और द ब्रिटिश इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज. और इस जब उन्होंने ये समझ लिया कि द पॉलिटिकल कंडीशन इज़ वेरी वीक, तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इसका एडवांटेज उठाया. क्या एडवांटेज उठाया, क्या फ़ायदा उठाया? उन्होंने जब देखा कि इंडिया के वीकनेसेस को जब समझ लिया, कमज़ोरियों को समझ लिया, तो 1757 जब बंगाल का हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बंगाल के बारे में पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कंट्रोल किया, वहाँ के राजाओं के थ्रू अपना राज चलाया. तब से लेके 1857 यानी 1957 से 1857 तक में वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिए, बहुत सक्सेसफुल हो गए इंडिया में. मींस इस 100 साल में उन्होंने क्या किया था, इंडिया को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया था कि उनके लिए अब 1757 से 1857 तक में उनके लिए वहाँ पे इंडिया में रह जाना अब मुश्किल नहीं था. क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया की सारी वीकनेसेस अच्छे से समझ ली थी और उस वीकनेस का वो क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे. The English gradually developed a strong administrative structure in the country. और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंडीशन है बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, जिसका उन्होंने बहुत एडवांटेजेस उठाया, तो फिर उन्होंने अपना माइंड यूज़ किया और एक उन्होंने क्या किया, अपनी ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया. मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा
प्लान किया कि जितने एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके कंट्रोल में हो गया, सारे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो गया. Through this administrative structure, common laws, common administration and a legal system according to the British system came into existence. अब जब इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया, कंस्ट्रक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की सारे कंट्रोल कैसे होंगे इंडिया में, किस तरह से कौन कैसे रूल करेगा, किस तरह के पावर होंगे, इन सब चीज़ों को जब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें एक कॉमन लॉ, मतलब क्या कानून बनेगा, कैसा कानून होगा, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चलने लगा, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलने लगा. Yet the English residing in India established such laws and administration that England would get more benefits. और उनके ये एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स और जो उन्होंने लॉ बनाया था उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो रहा था, खुद इंग्लैंड के लोगों को, यानी खुद जो इनके ही जो नेबर्स थे, इनके जो पड़ोसी कंट्रीज़ थे, इंडिया को उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था. एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया दे मेड इंग्लैंड प्रॉस्पेरस एंड एक्सप्लॉयटेड इंडिया द मोस्ट. और मतलब क्या है कि इंडिया में रह के ही वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाए थे, ऐसे लॉज बनाए थे जिससे फ़ायदा इंग्लैंड को हो रहा था और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा था, इंडिया को हो रहा था. नेक्स्ट वी विल सी द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857. जब 1857 में क्या चेंजेस आए उसके बारे में इस पैराग्राफ में देखते हैं. Some of the factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factors, military factor and immediate reasons like introduction of the Enfield rifle in the army. अब 1857 में जो नेशनल अपराइजिंग कुछ जो चेंजेस हुए उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन. जो पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन यानी होता है जहाँ जिससे आप असंतुष्ट हैं, तो जो राजनीतिक असंतुष्टता थी कि लोग सेटिस्फाई नहीं थे, वो एक रीज़न था. फिर जो फाइनेंशियल जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मतलब बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत फाइनेंस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ. फिर रिलीजियस फैक्टर, मतलब कास्टिज़म हो गया. मिलिट्री फैक्टर यानी आर्मीज़ बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी आर्मी नहीं थी. और अचानक से एनफील्ड राइफ़ल का इंट्रोडक्शन जो ब्रिटिशर्स ने किया, नए तरीके के राइफ़ल्स जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो सडनली बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी ट्रेनर के उन्होंने उस राइफ़ल को, एनफील्ड राइफ़ल को इंट्रोड्यूस किया. फिर क्या हुआ, तभी इस वजह से क्या हुए, 1857 में कुछ चेंजेस आए. मतलब ये डिससेटिस्फैक्शन और इनके सडन चेंज से अब इंडिया में क्या रेवोल्यूशनरी एक्ट हुआ, यानी क्रांतिकारी एक्ट चालू हुए. मतलब कुछ लोगों में गुस्सा, अंदर का जो गुस्सा था वो बाहर निकलने लगा. तो वो किस तरह से निकला, मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द अपराइजिंग. और इस क्रांति को सबसे ज़्यादा जिसने वो दिया, बढ़ावा दिया, या जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव जो था, जिसने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो कौन था, मंगल पांडे. सेवरल रेवोल्यूशनरीज लाइक नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एट्सेट्रा टुक पार्ट इन इट. अब जो ये 1857 में नेशनल अपराइजिंग हुआ, जो अंग्रेज़ों ने जो चेंजेस लाया, उसके बाद से जो कुछ क्रांतिकारी थे जिनके अंदर गुस्सा था, उनमें सबसे पहले मंगल पांडे थे. और उनके बाद ये जो सारे नाम हैं, नाना साहब, तात्या टोपे, इन लोगों ने भी क्या किया, उनको सपोर्ट किया. किसको, मंगल पांडे को. यानी ये लोग भी अपना जो अंदर एंगर था वो बाहर निकालने लगे. The uprising of 1857 produced many effects, among which are the end of the company rule in India and the rule of British Crown, change in administrative, military, social, religious policies. अब इनका जो गुस्सा जब ब्रिटिशर्स ने देखा, जो 1857 में जो अपराइजिंग हुआ, इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि कंपनी
का जो रूल है वो कम होने लगा और रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन चेंज। अब जो ब्रिटिशर्स ने जो देखा कि अब हमारा दबदबा कम हो जाएगा, तो उन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने जो भी उन्होंने चेंजेस किए थे उसको चेंज करने लगे। मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस सारी पॉलिसीज़ को उन्होंने चेंज कर दी। The reason responsible for the failure of the 1857 uprising are the beginning of the uprising before the planned time। अब ये जो क्रांति जो उठी 1857 में, जो अंदर जो गुस्सा था लोगों का जो उठा, ये जो जितने क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब, इनके फेलियर होने का जो रीज़न था वो क्या था? बिगनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर द प्लान टाइम। इस क्रांति को पहले से इन्होंने प्लान नहीं किया, यानी अगर हमको किसी का अपोज करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? पहले उसको प्लान करना पड़ता है। सपोज अगर ब्रिटिशर्स आर आवर एनिमी, तो फर्स्ट वी विल प्लान कि हम अपने दुश्मन को कैसे मारें। लेकिन ये जो दीज सम रेवोल्यूशनरी पीपल जो थे, जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, ये इन लोगों ने प्लान नहीं किया, और जिसकी वजह से इनकी जो ये अपराइजिंग थी ये क्या हो गई? फेल हो गई। और इसका एक और रीज़न था सेंट्रल लीडरशिप, यानी जो कोई कमांडर होना चाहिए, कोई लीड करने वाला होना चाहिए, किसी भी प्लान को बनाने वाला प्रॉपर होना चाहिए, उसकी भी कमी थी। इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, यानी अब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन इनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, कोई सही लीडर नहीं था जो इनको लीड कर सके। इनके पास इनसफिशिएंट और अनसोफिस्टिकेटेड, यानी पर्याप्त मात्रा में, यानी जितने वेपन्स होने चाहिए, औजार होने चाहिए, वो नहीं थे। और इतने मॉडर्न, मतलब लेटेस्ट वेपन्स नहीं थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर इंटरेस्ट दैन नेशनलिज्म अमंग्स रिवोल्यूशनरीज, लैक ऑफ सूटेबल एंड ऑर्गेनाइज लीडरशिप, यानी बहुत से इनमें ऐसे थे जिनमें क्रांतिकारी की भावना नहीं थी, मतलब राष्ट्रीयता की भावना उतनी अच्छी नहीं थी। और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं कि बहुत जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जब नेशनलिज्म जब इंडियंस में आया, तो उस टाइम पे बहुत बार फेल भी हुए ब्रिटिशर्स से लड़ने में इंडियंस, और उसके बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से कुछ रीज़न ये हैं। उसके बाद से जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ प्लान किया, जिनमें सबसे पहला प्लान था बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट। अब बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट क्या है? लेट्स सी। Boycott and indigenous movement along with Bang Bhang movement was one of the important event of the Indian national movement। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट, जब इन्होंने प्रॉपर प्लान कर लिया, क्योंकि 1857 में जो नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो क्रांति रेवोल्यूशनरीज ने जो प्लान, बिना प्लानिंग के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए मंगल पांडे और ये सब जब खड़े हुए, तो सबसे पहले मंगल पांडे खड़े हुए, इनको मार दिया गया। तो उसके बाद से प्लानिंग किया इंडियंस ने, और इस प्लानिंग को उन्होंने क्या नाम दिया? इंडियन नेशनल मूवमेंट और बंग भंग मूवमेंट, जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ, और ये विथ फुल प्लान के साथ हुआ। अब इसमें बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट जो है, जो कि बंग भंग मूवमेंट भी के साथ इन्वॉल्व है, उसका वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, क्योंकि सबसे पहला और प्लान्ड मूवमेंट था। क्यों था? बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स मैकविलियन पॉलिसीज, बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट गॉट एन इम्पेटस। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे इंडिया में सब कुछ, सारी वीकनेस, इंडियंस की सारी वीकनेसेस, उनकी पॉलिटिकल वीकनेसेस सब कुछ समझ गए, तो इन्होंने जब सोशल वीकनेस सब कुछ समझे, तो इन्होंने सबसे पहले पॉलिसी अपनाई
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. व्हाट वाज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? इन्होंने ये प्लान किया कि हम इंडियंस को आपस में ही जब लड़ा देंगे तो ये हम ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और ये इंडियंस ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे. कैसे लड़ाएंगे? कास्टिज्म, रिलीजियस के को लेके, मीन्स हिंदूज़ को मुस्लिम्स से, फिर क्रिश्चियंस को सिख से, इस तरह से इन्होंने लड़वाना शुरू किया. मतलब एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे और उन्होंने ये सोच लिया कि इनको डिवाइड करना है. इनकी, क्योंकि इन्होंने ये देख लिया था, एक पॉजिटिव पॉइंट था इंडिया में कि इंडियंस वर वेरी यूनिक, मीन्स यूनाइट, उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी थी, एकता थी. तो इन्होंने सबसे पहले इस यूनिटी को तोड़ने के लिए क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई. और जब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई, जो कि मैकियावेलियन की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को के अगेंस्ट में बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. Bengal was a big province at the time of British rule, which included the present-day Bengal, Bihar and Odisha. Compared to other states, Bengal was the central point of national awakening. The impetus and thoughts for the national movement came from Bengal. और ये जो बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट था, ये सबसे पहले बंगाल से उठा था. ये प्लानिंग बंगाल से की गई थी और ये इसलिए की गई थी क्योंकि बंगाल सेंट्रल पॉइंट था नेशनल, मतलब राष्ट्रीयता जो सबसे पहले जागी वो कहाँ से जागी? इंडियन नेशनल फीलिंग बंगाल से जागी. और क्यों? क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कहाँ किया? बंगाल में किया. अब वहाँ के लोग इतने ज़्यादा, किसी भी चीज़ की अति हो, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का एक्सेस हो जाए तो वो ब्लास्ट होता है. तो ऐसे ही बंगाल के लोगों पे इतना ज़्यादा इन्होंने अत्याचार किया था कि अब वो लोग ब्लास्ट होने के लिए परेशान थे. और यही वजह है कि ये जो बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट हुआ था. इन द 1857 रिवोल्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड कलेक्टिवली फॉट द इंग्लिश. अब जब ये रिवोल्ट, ये जो रेवोल्यूशनरी, ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसमें क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी, तो अब इस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम सब एक होके इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने की ठान ली थी, प्लान कर लिया था और रेडी थे. दैट्स वाई थ्रू द इंग्लिश स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल दे एनकरेज कम्युनलिज्म एंड कॉज डिवीजन अमंग पीपल. क्या बताया मैंने कि जब देखा इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम्स बहुत एक हैं, बहुत यूनिक हैं, यूनाइट हैं, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा एकता है, तो इन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना ली. और उन्होंने ये समझ लिया कि इनको डिवाइड कर दिया जाए तो ये लोग अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगे. फिर क्या हुआ? 1899 और 1905 के बीच में क्या हुआ? वाइसराय कर्जन डिवाइडेड द वास्ट बंगाल प्रोविंस इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. अब जब देखा ब्रिटिशर्स में वाइसराय थे कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक रूल किए. तो उन्होंने जब देखा कि ये लोग एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, बायकॉट एंड इंडिजिनस. बायकॉट मीन्स फॉरेन की जितनी चीज़ें थी, फॉरेनर्स ब्रिटिशर्स की जितनी चीज़ें थी उनको नेग्लेक्ट करना, और इंडिजिनस यानी जो हिंदुस्तान की चीज़ें हैं उसको ही यूज़ करना. तो जब इन्होंने देखा कि ये लोग अब बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हो रहे हैं, तो वाइसराय कर्जन ने क्या किया? बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक को बोल दिया ईस्ट बंगाल और दूसरे पार्ट को वेस्ट बंगाल बोल दिया. और उसको डिवाइड करने का रीज़न क्या बताया उन्होंने? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ बंगाल. When Bengal was divided on 16th October 1905, the whole Bengal observed the day as National Mourning Day. अब जब वाइसराय कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया तो बंगाल बहुत ज़्यादा क्या हो गया? नाराज़ हो गया, यानी वो बहुत ज़्यादा अपोज करने लगा. इतना ज़्यादा अपोज किया उन्होंने बंगाल के इंडियंस ने कि वो क्या हो गए? जब 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल को डिवाइड किया गया तो उस दिन को बंगाल्स ने क्या बोल दिया? नेशनल मॉर्निंग डे. मॉर्निंग यानी गमी, राष्ट्रीय दुखी दिवस, यानी मॉर्निंग यानी गमी का जो दिन होता है.
The same day, an announcement about boycotting all foreign goods and encouragement to use indigenous good was made. और उसी दिन बाइकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कराया बंगाल में. मतलब बंगाल में जो लोग थे उनको जब 1905 16 अक्टूबर को जब डिवाइड किया गया तो उस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम विदेशी चीज़ों को बाइकाट करेंगे और अपने देशी चीज़ों को ही यूज़ करेंगे. Not merely Bengalis but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail the vociferous feeling of nationalism that was catching up in India. अब पूरे सिर्फ बंगाल नहीं, सारे इंडियंस ने ये मान लिया था कि ये जो डिवीज़न है ये क्या है, राष्ट्रीयता को भंग करने की का मतलब उनको अब ये एहसास होने लगा था कि हमारी राष्ट्रीयता को क्या हो रहा है, ठेस पहुंचाया जा रहा है. दैट डे हिंदूज एंड मुस्लिम्स टाइड राखीज टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी. जब 1905 में ये जब बंगाल का डिवीज़न हुआ और बंगाल ने जब ये अनाउंस किया कि अब हम विदेशी चीज़ों को का बहिष्कार करेंगे और अपने देशी चीज़ों को ही यूज़ करेंगे, तो उस दिन सिर्फ बंगालीज नहीं, इंडिया सारे इंडियंस ने ये उनके अंदर ये फीलिंग आ गई कि ये जो विदेशी हैं ये हमारी राष्ट्रीयता को भंग करना चाहते हैं और वो समझ गए कि ये हमें एक दूसरे से लड़ा के हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उस दिन एक दूसरे को राखी बांध के क्या एक्सप्रेस किया कि सब क्या हैं, हम सारे हिंदुस्तानी एक हैं. This movement had three major characteristics: adopt indigenous products, boycott foreign goods, adopt national education. और इस मूवमेंट का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे. एक तो विदेशी अपनाना यानी स्वदेशी अपनाना, फिर विदेशी चीज़ों को का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षा को भी अपनाना, यानी कोई भी फॉरेन एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उस मूवमेंट के थे. इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू दिस स्वदेशी मूवमेंट while the English industry was badly affected due to the boycott of foreign goods. अब इस मूवमेंट से इंडिया जो स्वदेशी मूवमेंट है उससे हिंदुस्तानियों को बहुत बेनिफिट हुआ. मीन्स उनको एक तो ये फीलिंग आई कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई, फिर यूनिटी की फीलिंग आई और उनको ये समझ में आया कि नहीं, इंडिया इज़ आवर कंट्री और हमको इसको एनी हाउ फॉरेनर्स से फ्री करवाना है. लेकिन वहीं इंग्लिश ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हो गई. क्यों? क्योंकि इंडियंस ने अब उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया था. द क्लॉथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड. विदेशी चीज़ों को बहिष्कार कर दिया तो बाहर के कपड़े भी अब इंपोर्ट नहीं हो रहे थे. शुगर, शूज़, सिगरेट्स, टोबैको एट्सेट्रा इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड also reduced and the sale of the cloth made in India increased. क्या उन्हें जितनी बाहर से जो भी चीज़ें आ रही थी, मतलब फॉरेन से जो हमारे कंट्री में प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट हो रहे थे उनका वो इम्पोर्ट कम होने लगे और इंडियन क्लोथ्स का ज़्यादा क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा. फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजिनस गुड वर स्टार्टेड. अब जो कि फैक्ट्रीज बंद थी, स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो बनाती थी, इंडियन प्रोडक्ट्स जो बनाती थी, वो फैक्ट्रीज बंद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. अब जब ये इंडिजिनस बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो सारे जो इंडियन फैक्ट्रीज थी वो स्टार्ट हो गई. द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एट्सेट्रा बिसाइड बंगाल. और इन सब का इन स्टेट्स में ज़्यादा इफेक्ट हुआ. द इको ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ट इन गुजरात टू. और इस स्वदेशी मूवमेंट यानी इंडिजिनस एंड बायकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट जो था उसकी लहर कहाँ तक आई, गुजरात तक, यानी इसका इफेक्ट गुजरात तक पहुँचा. द इको ऑफ द मूवमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट स्ट्रांगली इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट and within 6 years
द डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर अ रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट। और इस मूवमेंट का इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा? ब्रिटिश पार्लियामेंट तक गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 6 साल के अंदर अंदर जो बंगाल का डिवीज़न था उसको वापस से क्या कर दिया गया? यूनाइट कर दिया गया। यानी जो डिवीज़न था उसको रिजेक्ट करके अगेन पूरे बंगाल को एक कर दिया गया। दिस वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस, अ विक्ट्री ऑफ द रिलेंटलेस united efforts. This was a noteworthy victory of the new awakening against the English rule. और ये जो जीत थी इंडियंस के लिए, ये एक क्या हो गई थी? रिमार्केबल और मेमोरेबल, यानी सबसे यादगार विक्ट्री मानी जाती है। फिर 1906 में मुस्लिम लीग आया। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना ली थी, तो वो क्या करते थे, उनकी पॉलिसी क्या थी? मुस्लिम्स के पास जाके उनको हिंदूज़ के अगेंस्ट उनके खिलाफ बोलते थे, और हिंदूज़ के पास जाके वो मुस्लिम्स के खिलाफ बोलते थे ब्रिटिशर्स। तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ वो इस लीग में हम पढ़ेंगे। तो मुस्लिम लीग स्टार्ट हुआ था 1906 में। By adopting the divide and rule policy, the English wanted to create a conflict between Hindus and Muslims. जैसे मैंने बताया कि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे से लड़वा दें, किससे? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। Then Viceroy Lord Minto and the Indian Vizier Morley together planned to crush the Indian nationalism. अब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो बहुत ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा क्या थे, अगर हम कहें तो ब्रिटिशर्स की बटरिंग करने वाले। उनको लगता था कि इनके साथ हम रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो उसमें ही एक थे इंडियन वाइज़र जो दीवान थे वो, और लॉर्ड मिंटो, जो इन्होंने क्या प्लान किया? इंडियन नेशनलिज्म को क्रश करने की, यानी जो भारतीय एकता है उसको, राष्ट्रीयता है उसको तोड़ने की प्लानिंग की। When the national fight became stronger, the English began to favor the upper class Muslims. अब जब इन्होंने ये कर दिया, मतलब इनके जब ये प्लान एक दूसरे इंडियंस को क्रश करने का प्लान सक्सेसफुल हुआ, तो ये क्या करने लगे? जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम अपर क्लास के जो लोग थे उनको जाके फेवर करने लगे, यानी वो हिंदूज़ के खिलाफ उनको जाके भड़काने लगे। The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting centers. अब जब ये अपर क्लास के मुस्लिम ग्रुप में जाके उन्होंने जब हिंदूज़ के अगेंस्ट बोलना शुरू किया मुस्लिम से, तो उन्होंने उसमें ये बोला कि बिकॉज़ यू आर मुस्लिम, तो आपको अपने सारे अधिकार आपको मिलने चाहिए, और आपका अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आपको वोट करने का सेपरेट राइट होना चाहिए, और आपकी अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और उनकी ये जो जब इन्होंने इस ब्रिटिशर्स ने ये मुस्लिम्स को ये दिमाग में डालना शुरू किया, लड़वाना शुरू किया, तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुस्लिम्स थोड़ा उनकी बातों में आ गया और मुस्लिम लीग बन गया। मुस्लिम लीग 1906 में तभी बना जब ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को जाके उनको हिंदूज़ के अगेंस्ट में लड़वाया, और ये कहा कि आपकी अपनी सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, आपको सेपरेट वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, आपके वोटिंग का सेंटर सेपरेट होना चाहिए। फिर क्या हुआ? रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम आगा खान, Nawab of Dhaka Salimullah Khan, Viceroy Minto and his personal minister Dunlop Smith had played an important role in the establishment of this organization. It means कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे इंडिया में भी कुछ इंडियंस ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स की बटरिंग करते थे, वो भी लोग इस मूवमेंट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल में थे, यानी इंडियंस को सेपरेट करने में, हिंदू मुस्लिम करने में, कम्युनलिज्म करने में
नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो ब्रिटिशर्स के बटरिंग करते थे, उनका भी सबसे बड़ा हाथ था. In order to stop the Muslims from attending the annual conference of the Congress, the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of the Congress. Thus, the demand for separate representation is not the brainchild of the Muslim, but that of English policy. और ये जो सब कुछ हो रहा था, ये मुस्लिम्स के दिमाग नहीं थी, ये ब्रिटिशर्स का माइंड था, जो कि क्या कर रहे थे, थ्रू मुस्लिम्स वो क्या कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो कांग्रेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस दिन ही मुस्लिम्स को क्या कर दिया गया, एनुअल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से रोक दिया गया. और उस दिन अब क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही हिंदू के खिलाफ नहीं भड़का रहे थे, हिंदूज़ को भी मुस्लिम के खिलाफ भड़का रहे थे. और जब मुस्लिम लीग बन गया तो जो नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मुस्लिम्स को एंट्री देने से रोक दिया गया. और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने उस ही दिन एक क्या करवाई, कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी अरेंज की वहीं पे जहाँ पे नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस चल रहा था. और ये सब कुछ कौन करवा रहा था, ब्रिटिशर्स अपने माइंड से प्लान करके पूरा, मीन्स ब्रिटिशर्स वर द लीडर्स एंड द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज वर द पपेट, वो उनके इशारों पे चल रहे थे. मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम्स एज एसोसिएट्स. और इनमें लीड करने वाले, मुस्लिम्स को एसोसिएट करने वाला कौन थे, मिंटो. दैट्स वाई मैनी राइटर्स कंसिडर मिंटो एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म. और इसलिए ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनलिज्म के फादर कौन था, मिंटो. A historian also goes to the extent of saying that the real creator of Pakistan was not Muhammad Ali Jinnah or Rahmatullah but Minto. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान को अलग करने में मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ है, लेकिन बहुत से हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि एक्चुअल में पाकिस्तान बनाने के पीछे हाथ मोहम्मद अली जिन्ना और रहमतुल्लाह का नहीं, बल्कि कौन है, मिंटो हैं, जो ये चाहते थे कि मुस्लिम्स अलग हो जाएं इंडिया से. वो कौन था, सब मिंटो था, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना. Since then, the conflict between Hindus and Muslims increased and resulted in the division of India. और ये जो मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तब से लेके जो 1906 में जो मुस्लिम लीग वाला जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम्स को आने से रोक दिया गया, फिर उन्होंने भी अपना एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई और मिंटो इनको लीड करने लगे. तो मिंटो का एक ऐसा रोल था जो कि क्या करते थे, मुस्लिम्स को उकसाते थे कि आपको अपना एक आपको अलग एक पोजीशन मिलनी चाहिए. और इस वजह से इन मुस्लिम्स क्या हो गए, इस वजह से डिवीज़न हुआ इंडिया और पाकिस्तान का. तो हम हिस्ट्री के थ्रू ये जानते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान को अलग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया से पाकिस्तान को सेपरेट करने वाले जो एक्चुअल पर्सन है वो कौन है, मिंटो. सो हमने पहले भी इतना ही कंप्लीट किया था. अब जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें ब्रिटिश एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ेंगे. तो आज ये हमने रिवाइज किया है, आप लोग एक बार और गो थ्रू करेंगे. और स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.